VVU-FYU-GP सेमेस्टर 4 वालों के लिए जिनका भी सेशन 23 से 27 है उनके लिए जो आपका सब्जेक्ट है माइनर वोकेशनल साइबर डिफेंस, जिसमें आपको पढ़ना है कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्किंग। इसका VVI क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाली है, इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जाम हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, तो आप जिसमें करना हो कर सकते हैं तैयारी। हम सिर्फ हिंदी में करवाते हैं, इसलिए आपको हिंदी में करवा रहे हैं। तो पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि साइबर स्पेस से आप क्या समझते हैं, इसकी संरचना का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके सिलेबस का ही है। तो इसका जो आंसर देखा जाए तो लिखा है कि साइबर स्पेस एक वैश्विक और गतिशील आभासी वातावरण है जो कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा और इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों के अंतर संबंध से निर्मित होता है। साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1980 के दशक में विज्ञान कथा लेखक विलियम जिब्सन ने किया था। यह कोई भौतिक स्थान नहीं बल्कि इंटरनेट और डिजिटल नेटवर्क द्वारा बनाया गया एक डिजिटल महासागर है जहां डेटा का सृजन, आदान प्रदान और भंडारण वगैरह होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो साइबर स्पेस है वो एक वैश्विक और गतिशील आभासी वातावरण है जो कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा और इलेक्ट्रॉनिक वगैरह के संबंध वगैरह से ये मिलकर बनता है। ठीक है, और साइबर स्पेस का यानी ये जो वर्ड है उसका सबसे पहले जो है वो 1980 के दशक में प्रयोग किया गया था। आगे देखेंगे साइबर स्पेस की मुख्य विशेषताएं। तो इसकी दो विशेषताएं हमने ली हैं। पहला है आभासी प्रकृति, यह भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं होता फिर भी इसमें होने वाली गतिविधियां वास्तविक प्रभाव डालती है। और दूसरा हो गया वैश्विक पहुंच, यह भौगोलिक सीमाओं को समाप्त कर देता है जिससे दुनिया की किसी भी कोने से सूचना शेयर वगैरह किया जा सकता है साइबर स्पेस के माध्यम से। तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं। फिर है गतिशीलता, यह नियंत्रण बदलता रहता है, हर सेकेंड नया डेटा जुड़ता है और पुरानी जानकारी वगैरह अपडेट होती रहती है। तो ये साइबर स्पेस की जो है वो विशेषताएं हैं, मुख्य विशेषताएं हैं। फिर आगे देखा जाए तो साइबर स्पेस की संरचना कैसी होती है, यानी साइबर स्पेस की संरचना वो कैसा होता है वो देखेंगे। तो साइबर स्पेस को मुख्य रूप से 4 परतों में समझा जा सकता है जो एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं। पहला परत है वो है भौतिक परत। तो यह जो है वो साइबर स्पेस की नींव है, इसमें वे सभी उपकरण शामिल होते हैं जो हम देख या छू सकते हैं, यानी वैसा उपकरण वगैरह इसमें शामिल होता है जिसे हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, वो सभी। तो ये भौतिक परत है। ठीक है, जिसमें पहला हो गया हार्डवेयर, तो जिसमें सर्वर हो गया, कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट वगैरह। कनेक्टिविटी हो गया जिसमें फाइबर, ऑप्टिकल केबल, तांबे का तार, राउटर, स्विच या फिर सैटेलाइट वगैरह हो गया। फिर है डेटा सेंटर जहां भारी मात्रा में डेटा भौगोलिक रूप से सुरक्षित रखा जाता है। तो ये है हमारा भौतिक परत। फिर है तार्किक परत दोस्तों। तो यह परत जो है वो सॉफ्टवेयर और नियमों से बनी होती है जो भौतिक उपकरणों को आपस में बात करने में मदद करती है, जैसे कि प्रोटोकॉल, जैसे कि TCS हो गया, IP हो गया, HHP वगैरह हो गया, DNS, जो डेटा पैकेज को सही पते पर पहुंचाने वगैरह का काम करती है। तो ये हमारा कहलाता है तार्किक परत, जिसमें सॉफ्टवेयर वगैरह भी आता है जिसको बोलते हैं OS वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो विंडो के लिए अलग होता है, एंड्रॉयड वगैरह के लिए अलग होता है, वेब ब्राउज़र और विभिन्न ऐप्स वगैरह इसमें शामिल होते हैं। फिर हमारा हो गया तीसरा परत दोस्तों। तो तीसरा परत जो होता है वो है सूचना और डेटा का परत। यह वह सामग्री है जिसके लिए उपयोगकर्ता साइबर स्पेस का उपयोग करते हैं। इसमें वेबसाइटें हो गई, सोशल मीडिया पोस्ट हो गया, ईमेल, वित्तीय लेन देन, वीडियो और क्लाउड वगैरह, इसमें संग्रहित डेटा शामिल वगैरह होते हैं। और ये डेटा पर जो है इस परत का मुख्य ईंधन के रूप में काम करता है। चौथा हो गया हमारा मानवीय और संज्ञानात्मक परत। यह परत उन लोगों और उनकी डिजिटल पहचान को दर्शाती है जो वातावरण का उपयोग करते हैं, जैसे कि देख लीजिए यूजर प्रोफाइल, ईमेल आईडी हो गया, सोशल मीडिया हैंडल हो गया और डिजिटल वैलेट वगैरह हो गया। तो ये चीज़ है। मानव व्यवहार, उपयोगकर्ता यानी यूजर्स वगैरह द्वारा लिया गया निर्णय, उसकी ऑनलाइन गतिविधियां और डिजिटल सुरक्षा के प्रति उसकी जागरूकता वगैरह जो है हमारा कहलाता है मानवीय और संज्ञानात्मक परत। तो ये सब साइबर स्पेस के परत थे। आगे देखा जाए तो साइबर स्पेस का महत्व देखेंगे
तो जिसमें हो गया आर्थिक महत्व देखा जाए तो ई कॉमर्स और डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था का संचालन करना, ये पहला इसका महत्व है। दूसरा महत्व हो गया शिक्षा दोस्तों, जिसमें ऑनलाइन शिक्षा हो गया, अनुसंधान के जरिए असीमित संसाधनों की उपलब्धता करवाना, ये हो गया। शासन के लिए देखा जाए तो ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी सेवाओं वगैरह को नागरिक तक पहुंचाने में आसानी होती है। ठीक है, आगे देखा जाए तो इसकी चुनौतियां और सुरक्षा के बारे में, तो साइबर स्पेस जितना उपयोगी है उतना ही संवेदनशील भी है। हैकिंग वगैरह, फिशिंग वगैरह और डेटा चोरी वगैरह जैसे खतरों से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा जरूरी होता है। भारत में सुरक्षा प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और CERT इन जैसे संस्था साइबर स्पेस की सुरक्षित रखने का काम करती है। तो ये इसकी चुनौतियां हैं और सुरक्षा वगैरह है। निष्कर्ष अब देख लेते हैं थोड़ा सा। तो निष्कर्ष लिखा है कि साइबर स्पेस इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा बनाया गया एक डिजिटल संचार है, यानी डिजिटल संसार है। यह सूचनाओं के आदान प्रदान के सबसे आधुनिक माध्यम है। यदि इसका उपयोग जिम्मेदारी और सुरक्षा के साथ किया जाए तो यह शिक्षा, व्यापार और संचार के क्षेत्र में बहुत ही बढ़ावा देता है और शक्तिशाली उपकरण के रूप में ये जो है भूमिका भी निभाता है। तो ये हमारा साइबर स्पेस के बारे में था। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि साइबर सुरक्षा की परिभाषा दीजिए, यानी साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, इसके महत्व के बारे में, इसका लक्ष्य के बारे में, हमले और चुनौतियों वगैरह का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर समझेंगे हम लोग। तो आंसर है दोस्तों कि साइबर सुरक्षा वह तकनीक और अभ्यास है जिसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, प्रोग्राम और डेटा को डिजिटल हमलों या फिर अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए किया जाता है। इसे सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा के रूप में भी जाना जाता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को सुरक्षित रखने पर केंद्रित है। यानी कहने का मतलब ये है, जो हमारा साइबर सुरक्षा होता है उसका मतलब होता है कोई भी तकनीक हो या फिर अभ्यास है ये, जिसके माध्यम से आपकी कंप्यूटर सिस्टम हो गया, नेटवर्क वगैरह हो गया, मोबाइल, प्रोग्राम, डेटा वगैरह, इन सभी को सुरक्षित रखने वगैरह का जो काम किया जाता है उसे ही साइबर सुरक्षा के नाम से जाना जाता है। आगे देखा जाए तो साइबर सुरक्षा के प्रमुख लक्ष्य क्या होते हैं। तो साइबर सुरक्षा 3 मूलभूत स्तंभों पर टिकी होती है, जिसे जो है CIA ट्राइड कहा जाता है। CIA का फुल फॉर्म होता है कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। ठीक है, जिसमें पहला हो गया गोपनीयता, यानी कॉन्फिडेंटली। इसका अर्थ है कि डेटा गुप्त रहना चाहिए और केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देना चाहिए जिन्हें इसकी अनुमति मिले, यानी जिसका ये चीज़ है उसे ही दिखना चाहिए। फिर है अखंडता, यह सुनिश्चित करता है कि डेटा के साथ कोई अनधिकृत छेड़छाड़ ना हो। जानकारी वैसी ही होनी चाहिए जो मूल रूप से है, कोई उसे चुरा ना सके, कोई छेड़छाड़ ना कर सके। और आगे तीसरा जो रूल है वो है हमारा उपलब्धता। डेटा और नेटवर्क सेवा तब उपलब्ध होनी चाहिए जब यूजर्स को, यानी जो उपयोग करता है उसको उसकी ज़रूरत हो, तब वो जो है उपयोग में होना चाहिए, यानी उपलब्ध होना चाहिए। साइबर हमले जो है अक्सर इसे बाधित करते रहते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। आगे है कि साइबर सुरक्षा का महत्व क्या है, यानी कि साइबर सुरक्षा का महत्व क्या है। तो आज की डिजिटली युग में साइबर सुरक्षा निम्नलिखित कारणों से बहुत ही जरूरी है, जिसमें व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा है। हमारी निजी जानकारी, यानी कि जो भी हमारा पर्सनल जो जानकारी होता है, जैसे कि आधार हो गया, बैंक विवरण हो गया, फोटो वगैरह, इन सभी को डार्क वेब पर बेचने से बचाना, ये पहला काम होता है साइबर सुरक्षा का। फिर दूसरा काम होता है व्यापारिक सुरक्षा। तो कंपनियों की रणनीतियों और उसकी वित्तीय डाटा को चोरी होने से बचाना, ताकि व्यवसाय को घाटा ना हो सके। यानी कोई भी कंपनी वगैरह, उन सभी के रणनीति वगैरह, उसका कोई डाटा वगैरह, उन सभी को चोरी होने से बचाना इसका काम होता है। फिर है राष्ट्रीय सुरक्षा। सरकारों के रक्षा डेटा, संचार प्रणालियों और परमाणु संयंत्र जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को विदेशी हैकर्स से सुरक्षित करना भी इसका काम है। आगे देखिए तो डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, ई कॉमर्स वगैरह पर लोगों का भरोसा तभी बना रहता है जब लेन देन सुरक्षित हो। तो उसमें भी जो है इसका बहुत बड़ी भूमिका होती है। आगे देखिए कि प्रमुख साइबर हमले के बारे में देखेंगे, यानी कौन कौन से प्रमुख साइबर हमले हैं। तो हमले के प्रकारों को समझना सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। पहला जो हमारा होता है वो है मैलवेयर। इसमें वायरस होता है, वर्म्स होते हैं और ट्रोजन हॉर्स शामिल वगैरह हैं, जो सिस्टम को
संक्रमित कर सकते हैं। तो ये पहला हमारा जो है साइबर हमले हैं। दूसरा हमला है वो है फिशिंग दोस्तों, जो कि धोखाधड़ी वाला ईमेल या फिर संदेश भेजना ताकि यूजर वगैरह अपनी गुप्त जानकारी खुद ही शेयर कर दे। यानी ईमेल वगैरह भेजा, फॉर्म जैसा बना है, सब अपना अपना डिटेल वगैरह भर दे, तो इसे बोलते हैं फिशिंग वगैरह, ठीक है। आगे जो तीसरा हमारा वो है रेसमवेयर। यह एक जो है बहुत ही खतरनाक हमला है जिसमें हैकर डेटा को हाईजैक कर लेता है और उसे खोलने के बदले फिरौती मांगता है। यानी क्या करता है, आपके जो भी डेटा है उसे वो चुरा लेता है और उसे फिर से रिटर्न करने के लिए या फिर उसे जो है आपको देने के लिए उसके बदले फिरौती मांगता है, पैसा मांगता है। तो ये होता है रैनसमवेयर। फिर है डीओएस, किसी वेबसाइट पर इतना अधिक ट्रैफिक भेज देना कि वो क्रैश हो जाए और काम करना बंद कर दे, तो वो होता है हमारा डीडीओएस, ठीक है। तो ये सभी प्रकार है साइबर हमले के। आगे देखा जाए तो साइबर सुरक्षा की चुनौतियां हम लोग देखेंगे। तो साइबर सुरक्षा के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं जो है वो निम्नलिखित है, जिसमें पहला हो गया हम लोग का एआई का जो है गलत उपयोग, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का दुष्प्रयोग। जब हैकर एआई का उपयोग करके अधिक जो है शक्तिशाली और स्वचालित हमले कर सकते हैं, तो एआई का गलत उपयोग करके वो ज़्यादा हमले कर सकते हैं, साइबर हमले कर सकते हैं। दूसरा हो गया आईओटी उपकरणों की सुरक्षा, जिसमें हो गया स्मार्ट वॉच हो गया, कैमरा हो गया, फ्रिज वगैरह। इन सभी उपकरण में अक्सर सुरक्षा का स्तर कम होता है जिससे वे आसान से इसे निशाना बना लेते हैं, ठीक है। फिर है जागरूकता का अभाव। अधिकतर साइबर हमले जो है वो मानवीय गलती से ही होता है। यानी क्या होता है, कई बार गलत लिंक वगैरह, पासवर्ड वगैरह कमज़ोर रखने से, इन सभी के कारण ये जो है हमले होते हैं। तो जागरूकता का अभाव होने के कारण ये होता है। तो देखा जाए तो मानवीय गलती के कारण ये सफल हो पाता है ये सब हमले, ये भी ध्यान रखना है। फिर है कुशल विशेषज्ञों की कमी। दुनिया भर में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ की भारी कमी है जो इन हमलों को रोक सके। तो ये सभी के कारण जो है साइबर हमले को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, ठीक है। और भी ये सब चुनौतियां साइबर हमले के सामने होती है। देखिए आगे देखिए निष्कर्ष। तो साइबर सुरक्षा कोई एक बार किया जाने वाला काम नहीं है, बल्कि यह नियंत्रण यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे जैसे तकनीक विकसित हो रही है, साइबर हमले भी जटिल होते जा रहे हैं। इसलिए मजबूत साइबर कानून और व्यक्तिगत जागरूकता के मेल से ही एक सुनिश्चित डिजिटल भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। तो ये हमारा साइबर सुरक्षा के बारे में था। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसके प्रमुख कामों और प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हमको समझना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस कंप्यूटर का वो मास्टर प्रोग्राम है जो यूजर के हार्डवेयर के बीच एक पुल का काम करता है। अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो यह कंप्यूटर की आत्मा है। इसके बिना हार्डवेयर सिर्फ प्लास्टिक की धातु या फिर एक डिब्बा है। हमारे निर्देशों को समझना और हार्डवेयर से काम वगैरह करवाना ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका फ़ोन में भी होता है। जैसे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो है ना वो काम करने का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की संरचना हम लोग देखेंगे तो ओएस मुख्य रूप से दो प्रमुख भागों में विभाजित होता है, जिसमें पहला हो गया कर्नेल। यह ओएस का हृदय है। यह सीधे हार्डवेयर के साथ संपर्क करता है और इसका मुख्य काम जो है संभालता है। तो ये है कर्नल। दूसरा है सेल। यह जो है उसकी बाहरी परत होती है जो यूजर वगैरह को निर्देश देता है। यह उपयोग करता है यानी यूजर वगैरह के निर्देशों को कर्नल तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये दो मुख्य भाग है, एक कर्नल और दूसरा सेल। आगे देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य काम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के कामों के बारे में देखेंगे। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की पूरी कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है। इसके प्रमुख काम निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला काम हो गया प्रोसेसर को मैनेज करना। ओएस यह तय करता है कि कौन सा प्रोग्राम कब और कितनी देर के लिए प्रोसेसर का उपयोग करेगा। इसे शेड्यूलिंग कहा जाता है, शेड्यूलिंग कहा जाता है, ठीक है। यानी प्रोसेसर मैनेज करता है। फिर है मेमोरी प्रबंधन करता है, या प्राइमरी मेमोरी का प्रबंधन करता है। यह ट्रैक रखता है कि मेमोरी का कौन सा हिस्सा उपयोग में है और कौन सा खाली है। तो ये मेमोरी प्रबंधन का भी काम करता है, मेमोरी मैनेजमेंट का। फिर है फाइल मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं फाइल प्रबंधन। यह फाइल और
डायरेक्टरी को भी व्यवस्थित करता है, फाइलों को बनाना, कॉपी करना, हटाना और उसे नाम वगैरह देने में इसका बहुत बड़ी भूमिका रहती है। ठीक है। फिर है डिवाइस प्रबंधन। कंप्यूटर से जुड़े सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर वगैरह, तो इन सभी को ड्राइवर्स के माध्यम से कंट्रोल करने का भी काम करता है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। सुरक्षा देखा जाए तो अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए पासवर्ड और अन्य सुरक्षा तकनीक वगैरह प्रदान करता है ताकि यूजर वगैरह का डाटा जो है वो सुरक्षित रह सके और वो जो है अपनी काम अच्छे से कर सके। तो ये भी काम करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस। ठीक है। त्रुटि का पता लगाना यानी गलतियों का पता लगाना, तो सिस्टम में होने वाली समस्याओं या फिर खामियां का पता लगाना और यूजर वगैरह को उससे सूचित करने का भी काम करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे देखेंगे दोस्तों कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार के बारे में, यानी कि विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा है तो इसकी विभिन्न आवश्यकताओं के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम को कई श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें पहला हमारा है बेच ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि बेच ओएस। इसमें समान कार्यों का एक बेच बना लिया जाता है और उसे एक साथ प्रोसेस किया जाता है। इसमें यूजर और कंप्यूटर के बीच सीधा संवाद नहीं होता है, तो ये हमारा है बेच ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें प्रत्येक कार्य को प्रोसेसर का थोड़ा थोड़ा समय दिया जाता है जिससे कोई उपयोगकर्ता एक साथ सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं, तो ये है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आगे हमारा डिस्बर्स्ड ओएस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। कई अलग अलग कंप्यूटर को एक नेटवर्क से जोड़ा जाता है लेकिन वे उपयोगकर्ता को एक ही सिस्टम की तरह दिखाई देता है, तो ये है। आगे है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी आरटीओएस। यह जो है वह उपयोग होता है यानी ये जो है वहाँ उपयोग होता है जहाँ समय की सीमा बहुत ही सख्त होती है, जैसे कि मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। फिर आगे है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह सर्वर पर चलता है और नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों को डेटा यूजर उपयोगकर्ता और सुरक्षा प्रबंधित करने का अनुमति देने का ये काम करता है। आगे देखा जाए तो मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। इसमें एक ही समय में कई प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं, जैसे कि आज का विंडो वगैरह ओएस हो गया, एंड्रॉयड में जो ओएस है तो वो सब। निष्कर्ष से देखा जाए तो लिखा है दोस्तों कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर केवल एक लोहे और प्लास्टिक का डब्बा है। यह ऑपरेटिंग की जटिलताओं को छुपाकर उपयोग यानी यूजर वगैरह को एक सरल वातावरण प्रदान करता है। भविष्य में क्लाउड आधारित ओएस और एआई संचालित ओएस की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में था। तो अगर आएगा तो आपको यही सब लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर चौथा की देखेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा कि कंप्यूटर नेटवर्क की परिभाषा दीजिए तथा इसके प्रकारों और घटकों का वर्णन कीजिए। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, सबसे पहले हमें वो समझना है, फिर इसके प्रकार और इसके घटक वगैरह के बारे में लिखना है। तो चलिए समझेंगे। तो कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटरों और अन्य डिजिटल उपकरणों का एक समूह होता है जो आपस में सूचना, डेटा और संसाधनों वगैरह को शेयर करके एक साथ जुड़े होते हैं। ये उपकरण तारों या फिर वायरलेस तकनीक वगैरह के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर या फिर कोई भी डिजिटल उपकरण वगैरह का एक समूह होता है जो आपस में सूचना के आधार पर, डेटा के आधार पर या फिर संसाधन के आधार पर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो वही हमारा जो है कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। ये या तो तारों से जुड़े होते हैं यानी केबल से, या फिर जो है वायरलेस तकनीक यानी वाईफाई वगैरह के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। आगे देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क के प्रमुख घटक। तो एक प्रभावी नेटवर्क के निर्माण के लिए निम्नलिखित 5 मूलभूत घटकों की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला हो गया प्रेषक यानी कि सेंडर। वह कंप्यूटर या डिवाइस को डेटा संदेश भेजने की प्रक्रिया शुरू करता है। इसे सोर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोर्स, यानी जहाँ से शुरुआत हो। दूसरा हो गया प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर। यह डिवाइस जो भेजा गए डेटा को स्वीकार करने का काम करता है।
तीसरा हमारा दोस्तों वो है संदेश यानी कि मैसेज, व वास्तविक डेटा या जानकारी वगैरह जिससे भेजा जाता है वही टेक्स्ट के माध्यम से, इमेज या फिर वीडियो के माध्यम से। चौथा हो गया माध्यम, वह भौतिक मार्ग जिसके माध्यम से संदेश यात्रा करता है। इसे दो प्रकार का होता है। पहला होता है वायर्ड यानी कि जैसे ट्रेविड्स पेयर केबल यानी फिर क्रिएटेबल टेबल या फिर फाइबर्स ऑप्टिकल्स यानी कि वायर वगैरह केबल वगैरह का उपयोग करके संदेश वगैरह भेजा जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ग्राइटेड यानी कि वायर्ड। दूसरा हो गया वायरलेस यानी कि अनग्राइटेड, जैसे कि रेडियो तरंग, माइक्रोवेव या फिर इंफ्रारेड वगैरह के माध्यम से। आगे पांचवा जो है हमारा प्रोटोकॉल या नियमों का एक समूह है जो डेटा संचार को नियंत्रित करता है। बिना प्रोटोकॉल के दो डिवाइस भौतिक रूप से जुड़े होने के बावजूद एक दूसरे से समझ नहीं कर सकते हैं, तो ये प्रोटोकॉल वगैरह भी फॉलो करना पड़ता है। आगे देखिए है दोस्तों हमारा कि कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार के बारे में देखेंगे, यानी कंप्यूटर नेटवर्क के कितने प्रकार होते हैं। तो भौगोलिक विस्तार के आधार पर नेटवर्क को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला हो गया हम लोग का पेन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो यह एक व्यक्ति की निजी उपयोग के लिए होता है। इसकी दूरी वो 10 मीटर होता है। उदाहरण के लिए फ़ोन को लैपटॉप या फिर ब्लूटूथ हेडफोन से जोड़ना, तो ये हमारा हो गया पेन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। दूसरा नेटवर्क है हमारा वो है लेन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। यह एक छोटे क्षेत्र यानी कि जैसे कमरा हो गया, ऑफिस हो गया, स्कूल वगैरह, वहाँ तक एक लिमिट होता है इसकी, और इसकी स्पीड जो है अधिकतम जो है वो 10 से लेके 1000 Mbps होती है, और इसमें बहुत सारा कमियां वगैरह कम यानी इसमें कमियां वगैरह कम होती है। ठीक है, तो ये हो गया लेन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। फिर हमारा हो गया कैन दोस्तों यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क। यह एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि विश्वविद्यालय परिसर या फिर सैन्य आधार के भीतर कई लेन वगैरह को जोड़ के बनाया जाता है, जिसको कैंपस एरिया नेटवर्क यानी KAN बोलते हैं। फिर आगे हमारा हो गया MAN यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि पूरे शहर को कवर करता है। इसकी सीमा 10 से 50 किलोमीटर तक हो सकती है। उदाहरण के लिए केबल टीवी या फिर नेटवर्क वगैरह, तो ये मेन में आते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आता है। फिर हो गया हम लोग का वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। यह देशों, महाद्वीपों या फिर पूरे दुनिया को कवर करने का काम करता है। इसमें डेटा ट्रांसफ़र के लिए टेलीविज़न लाइन या फिर सैटेलाइट वगैरह का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा वैन जो है यही कहलाता है, यानी इंटरनेट दुनिया का जो सबसे बड़ा जो है वो है वैन ही है। ठीक है, जो पूरे दुनिया को जोड़ने का काम करता है। आगे देखेंगे नेटवर्क डिवाइस के बारे में। तो नेटवर्क को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ विशिष्ट हार्डवेयर वगैरह का ज़रूरत होती है, जिसमें पहला हो गया NIC जिसको बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने वाला मुख्य हार्डवेयर है ये। फिर है हब स्विच, कई कंप्यूटर वगैरह को एक केंद्रीय बिंदु पर जोड़ने के लिए ये जो है हब या फिर स्विच वगैरह होता है। फिर है राउटर, डेटा पैकेज को उसके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सबसे छोटा रास्ता तय कराता है ये। फिर है मोडेम, डिजिटल डेटा को एनालॉग संकेतों में और इसके विपरीत बदलने के लिए इसका काम किया जाता है। तो ये सब जो है हमारा वो नेटवर्क डिवाइस वगैरह है। फिर आगे कंप्यूटर नेटवर्क के लाभ क्या होते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क के जितने भी लाभ है वो देखेंगे, जिसमें पहला लाभ हो गया कि लागत में कमी, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शेयरिंग से खर्च जो है कम होता है इसमें। फिर डेटा सुरक्षा, सैटेलाइट सर्वर पर डेटा का बैकअप लेना और सुरक्षा प्रदान करना बहुत ही आसान होता है। फिर दोस्तों तेज संचार, जिसमें ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान तुरंत कर पाना संभव हो पाता है। तो ये है कंप्यूटर नेटवर्क का लाभ। निष्कर्ष से देखा जाए तो लिखा है दोस्तों कि कंप्यूटर नेटवर्क आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था और संचार की रीढ़ है। यह न केवल दूरी को समाप्त करता है बल्कि सूचनाओं के लोकतंत्रीकरण में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। उचित नेटवर्क टोपोलॉजी और सुरक्षा उपायों के साथ यह किसी भी संगठन की कार्य क्षमता को कई गुना तक बढ़ा सकता है। तो ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में था। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर चलेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है कि फायरवॉल क्या है।
नेटवर्क में इसकी भूमिका लिखिए, यानी फायरवेल हमारा क्या होता है और नेटवर्क में इसकी क्या भूमिकाएं होती है वो देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अच्छे से समझेंगे। तो आंसर हमारा कि फायरवेल एक सुरक्षा कवच है जो एक भरोसेमंद आंतरिक नेटवर्क यानी प्राइवेट नेटवर्क और एक विश्वसनीय अविश्वसनीय बाहरी नेटवर्क के बीच स्थित होता है। यह नेटवर्क सुरक्षा की पहली रक्षा पंक्ति होती है। यानी कहने का मतलब ये है, जो फायरवेल हमारा होता है वो एक सुरक्षा कवच के जैसा काम करता है। ये एक जो है भरोसेमंद आंतरिक नेटवर्क यानी आपका प्राइवेट नेटवर्क और एक जो है बाहरी नेटवर्क के बीच जो है ये स्थित रहता है और ये सुरक्षा की पहली रक्षा पंक्ति के रूप में जाना जाता है। इसका नाम जो है वो भौतिक निर्माण की फायरवेल यानी आग को रोकने वाली दीवार से लिया गया है। जिस प्रकार वह आग को फैलने से रोकती है, उसी प्रकार डिजिटल फायरवेल जो है वो साइबर खतरे और जो है अनकृत डेटा वगैरह को आपके सिस्टम में आने से रोकती है। तो ये फायरवेल हमारा है। आगे देखेंगे कि फायरवेल की कार्यप्रणाली यानी फायरवेल काम कैसे करता है वो देखेंगे। तो फायरवेल पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों का एक सेट पर काम करता है। जब भी कोई डाटा नेटवर्क में प्रवेश करने या बाहर जाने की कोशिश करता है तो फायरवेल उसकी जांच करता है सबसे पहले। यानी जैसे ही कोई डाटा आपके डिवाइस में आने का काम करता है या फिर बाहर जाने का, तो सबसे पहले जो फायरवेल है उसकी जांच करता है, जो स्रोत के माध्यम से और डेस्टिनेशन यानी डेटा कहाँ से आ रहा है तो स्रोत की जांच करता है। फिर हो गया डेस्टिनेशन की जांच करता है यानी डेटा कहाँ जा रहा है। फिर है सामग्री यानी कार्ड यानी क्या डेटा में संदिग्ध कोड या फिर वायरस वगैरह है, ये जांच करता है। तो ये तीन जांच जो है वो फायरवेल करता है। यदि डाटा नियमों का पालन करता है तो उसे जाने दे दिया जाता है, या फिर अगर नहीं पालन करता है तो उसे ड्रॉप कर दिया जाता है यानी रिजेक्ट कर दिया जाता है, जाने नहीं दिया जाता है। तो ये जो है फायरवेल का काम है। आगे देखिए कि नेटवर्क में फायरवेल की क्या भूमिका होती है वो देखेंगे। तो ये पहला भूमिका जो हमारा हो गया वो एक्सेस कंट्रोल, जिसको बोलते हैं अभेद सुरक्षा कवच, या हैकर्स को नेटवर्क के पार्ट्स तक पहुंचने से रोकने का काम करती है। यह केवल उसी सेवा यानी उन्हीं सेवाओं को अनुमति देती है जो सुरक्षित मानी जाती है, जो सुरक्षित नहीं है उसकी अनुमति ये नहीं देती है, एक्सेस कंट्रोल नहीं देती है। दूसरा है हमारा दोस्तों वो मेलवेयर और वायरस का नियंत्रण। फायरवेल जो है वो संक्रमित डेटा पैकेटों की पहचान कर उन्हें ब्लॉक कर देता है, जिससे नेटवर्क के भीतर वायरस वगैरह का फैलने का खतरा कम हो जाता है। तो ये फायरवेल का काम होता है, ठीक है। यानी जो भी खतरनाक डाटा है उसे पहचान कर नेटवर्क के भीतर वायरस वगैरह को फैलने का खतरा कम करने का, ब्लॉक करने का काम करता है। आगे तीसरा है वो है ट्रैफिक मॉनिटरिंग या फिर लॉगिंग। यह नेटवर्क में होने वाली हर गतिविधियों का रिकॉर्ड रखता है। इससे यह पता लगाने में मदद मिलती है कि हमला कब किस तरफ से करने की कोशिश की गई है। तो ये हमारा जो है फायरवेल वगैरह का ही काम है। आगे देखिए चौथा है दोस्तों कि आईपी एड्रेस ब्लॉकिंग। यदि किसी विशिष्ट आईपी पते से बार बार हमले हो रहे हैं तो फायरवेल उस पूरे पता को हमेशा के लिए ब्लॉक कर सकता है। तो ये फायरवेल का काम है, फायरवेल यही है। आगे देखिए बैंडविड्थ प्रबंधन, यह नेटवर्क की गति को नियंत्रित कर सकता है। उदाहरण के लिए मनोरंजन वाली वेबसाइट के लिए कम बैंडविड्थ और महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों के लिए अधिक बैंडविड्थ निर्धारित करने वगैरह का काम भी फायरवेल वगैरह का ही है। आगे देखेंगे कि जो हमारा फायरवेल है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए पहला हमारा हो गया वो है पैकेट फिल्टरिंग फायरवेल। यह सबसे पुराना प्रकार है जो डेटा पैकेट वगैरह को हैंडल की जांच करने का काम करता है। फिर प्रॉक्सी फायरवेल, यह सुरक्षा को और भी बढ़ाता है क्योंकि यह सीधे संबंध नहीं बनने देता है। यानी यह जो है किसी भी डेटा वगैरह को डायरेक्ट संबंध नहीं बनने देता, पहले जांच वगैरह करता है, बल्कि खुद एक बिचौलियों की जैसा काम करता है, जांच करने का काम करता है, उसके बाद डाटा को आने देना नहीं आने देना वो ये काम करता है। फिर आगे है स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवेल। यह केवल पैकेट ही नहीं बल्कि पूरे कनेक्शन की स्थिति वगैरह जांच करने का काम करता है फायरवेल। फिर है दोस्तों हमारा नेकेट्स जनरेशन फायरवेल यानी NGFW। इसमें एंटीवायरस हो गया, एंटी मेलवेयर हो गया और डीप पैकेट इंस्पेक्शन जैसी आधुनिक सुविधाएं होती है, जिसके माध्यम से
कोई भी जो है बिना मतलब की डाटा वगैरह हमारे फ़ोन वगैरह हमारे डिवाइस वगैरह में नहीं आ पाता है। आगे देखिए फायरवेल की सीमाएं क्या है, यानी इसकी लिमिटेशंस क्या है वो देखेंगे। तो यह उन खतरों को नहीं रोक सकता जो पहले से ही आपके संक्रमित यूएसबी ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क वगैरह के जरिए सिस्टम में आ चुके हैं, तो उसे ये नहीं रोक सकता। ये इसकी लिमिटेशंस है, ये इसकी सीमाएं हैं। फिर है यदि फायरवेल के सुरक्षा नियम गलत तरीके से सेट किए गए हैं तो सुरक्षा प्रदान करने में भी ये जो है विफल रह सकता है। फिर इसका तीसरा जो लिमिटेशंस है वो है कि यह सोशल इंजीनियरिंग के जरिए होने वाले हमलों को नहीं रोक सकता है। यानी सोशल इंजीनियरिंग हमले, यानी कि कोई व्यक्ति आपको जो है फ़ोन किया और फ्रॉड बनाकर यानी मूर्ख बनाकर पासवर्ड वगैरह ले लिया, तो उस जगह में ये जो है काम नहीं करता है। तो ये फायरवेल की लिमिटेशंस है। आगे निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि आज की सुरक्षित डिजिटल वातावरण में फायरवेल के बिना इंटरनेट का उपयोग करना अपने घर के दरवाजा खुले छोड़कर बाहर जाने जैसा है। यह न केवल व्यक्तिगत डाटा को सुरक्षित रखता है बल्कि बड़े संगठनों की गोपनीयता और अखंडता को भी बनाए रखता है। हालांकि पूर्ण सुरक्षा के लिए इसे एक अच्छे एंटीवायरस और उपयोगकर्ता जागरूकता के साथ जोड़ देना चाहिए, तभी ये जो है अच्छे से काम कर सकता है। तो ये हमारा था दोस्तों वो एंटी यानी फायरवेल के बारे में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नेटवर्क सुरक्षा क्या होता है। नेटवर्क सुरक्षा के प्रमुख उपायों का वर्णन कीजिए। तो चलिए समझेंगे हम लोग। तो आंसर है दोस्तों कि नेटवर्क सुरक्षा नीतियों, प्रक्रियाओं और तकनीकों का एक समूह होता है जिसे किसी नेटवर्क और डेटा की अखंडता, गोपनीयता और उपलब्धता की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस वगैरह, दुष्प्रयोग, संशोधन या फिर नेटवर्क सुलभ संसाधनों का विनाश को रोकने और उसकी निगरानी करने के लिए नेटवर्क सुरक्षा वगैरह काम करती है। आगे देखा जाए इसे सरल शब्दों में तो नेटवर्क सुरक्षा एक कवच के जैसा होता है जो किसी भी संगठन के डिजिटल बुनियादी ढांचे को बाहरी और आंतरिक खतरों वगैरह से सुरक्षित करने का काम करता है। चलिए आगे देखेंगे कि नेटवर्क सुरक्षा के मूलभूत सिद्धांत के बारे में। तो किसी भी नेटवर्क सुरक्षा का ढांचा जो है वो 3 स्तंभ पर आधारित होता है, जो हमने ऊपर भी देखा था, फिर से देख लेते हैं। 3 स्तंभ, पहला हो गया गोपनीयता, यानी डेटा केवल उन्हीं को मिलना चाहिए जिसको इसकी अनुमति हो या फिर जो इसके हकदार हो, जो इसका मालिक हो। फिर दूसरा अखंडता, डेटा अपने मूल रूप में होना चाहिए, इसमें कोई भी जो है बदलाव वगैरह नहीं होना चाहिए। और तीसरा है उपलब्धता, यानी जब भी ज़रूरत हो यूजर्स को तब उसकी आवश्यकता के अनुसार उसकी डाटा उसे उपलब्ध करवाना। तो ये 3 तरीके से जो है वो हमारा होता है नेटवर्क सुरक्षा का ढांचा। आगे देखा जाए तो नेटवर्क सुरक्षा के प्रमुख उपाय। तो नेटवर्क सुरक्षा के लिए जो उपाय किए जा सकते हैं उसमें पहला हो गया फायरवेल का उपाय। तो यह सुरक्षा की सबसे बाहरी और अनिवार्य परत होती है। फायरवेल आने वाले और बाहर जाने वाले ट्रैफिक की निगरानी करने का काम करता है। यह संदिग्ध डाटा पैकेज को पहचान कर उन्हें नेटवर्क में प्रवेश करने से पहले ब्लॉक कर देता है अगर वह कोई भी संदिग्ध हो या फिर गलत हो। तो ऐसे ये फायरवेल पहला हो गया। दूसरा है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि बीपीएन। तो बीपीएन का उपयोग तब किया जाता है जब कोई उपयोगकर्ता सार्वजनिक इंटरनेट के माध्यम से किसी निजी नेटवर्क से जुड़ता है। यह डाटा को इनक्रिप्ट कर देता है जिससे बीच में कोई भी हैकर इसे पढ़ नहीं पाता। यानी बीपीएन का यूज करके हम कोई भी प्राइवेट वगैरह सार्वजनिक इंटरनेट वगैरह के माध्यम से अपने निजी डाटा वगैरह को जोड़ के काम करते हैं। तो ये क्या करता है, उसे इनक्रिप्ट कर देता है, लॉक कर देता है, गुप्त कोड में बदल देता है, जिससे कोई भी हैकर बीच में आपके डाटा वगैरह या फिर पर्सनल चीज़ को नहीं पढ़ पाता है। तो ये हो गया। तीसरा है घुसपैठी का पता लगाना और रोकथाम, जिसमें आईडीएस है यानी कि इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। यह नेटवर्क की निगरानी करता है और किसी संदिग्ध गतिविधियों पर चेतावनी यानी अलर्ट वगैरह जारी करता है। और दूसरा हो गया आईपीएस यानी इंट्रूशन प्रिविजन सिस्टम। यह चेतावनी देने के साथ साथ उस हमले को रोकने के लिए भी एक्टिव कदम उठाने का काम करता है। ठीक है। आगे चौथा हमारा है दोस्तों वो है नेटवर्क सेगमेंटेशन
नेटवर्क सेगमेंटेशन। इसमें एक बड़े नेटवर्क को कई छोटे सब नेटवर्क में बांट दिया जाता है। इसका लाभ यह की है कि यदि हमलावर किसी एक छोटे को संक्रमित कर दे तो यह संक्रमण नेटवर्क के अन्य हिस्सों में नहीं फैल पाता। यानी इसका लाभ ये होता है, यानी इसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है, सब नेटवर्क में बांट दिया जाता है। तो अगर कोई हैकर एक छोटा पर अगर अपना हमला करता है तो सभी में ये हमला नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये होता है। आगे देखा जाए पांचवा, वो है पहुंच नियंत्रण यानी एक्सेस कंट्रोल। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक उपयोगकर्ता यानी यूजर के पास केवल उतनी ही पहुंच की हो जितनी उसके लिए काम की आवश्यकता हो। इसके लिए वो जो है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA वगैरह का उपयोग करते हैं, जहां पासवर्ड के अलावा OTP या फिर बायोमेट्रिक्स वगैरह की आवश्यकता होती है, जिससे जो है कोई भी आपका एक्सेस कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, आगे देखेंगे चौथा जो हमारा वो है डेटा एन्क्रिप्शन। डेटा एन्क्रिप्शन यानी कि नेटवर्क पर भेजे जाने वाला डेटा को सुरक्षित करने के लिए इनक्रिप्शन सबसे पहली उपाय है। भले ही कोई डाटा चुरा ले, लेकिन बिना डिस्क्रिप्शन की यानी डिस्क्रिप्शन की के वह उसे नहीं पढ़ पाता। यानी कि कहने का मतलब ये है डेटा इनक्रिप्शन, डेटा में आप जो है अपना पासवर्ड वगैरह लगा के, तो अगर आपका डेटा चुरा भी ले तो वो नहीं पढ़ पाएगा, उसमें कोड रहता है, पासवर्ड रहता है। तो ये इसका फायदा होता है डेटा इनक्रिप्शन का। आगे सातवां है दोस्तों, वो है एंटी मेलवेयर और एंटीवायरस। तो यह उपाय जो है वो एंड पॉइंट सुरक्षा के लिए होता है। यह नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिवाइस जैसे कि लैपटॉप हो गया, मोबाइल वगैरह, इन सभी को वायरस, वार्म्स और रेंसमवेयर वगैरह जैसे हानिकारक सॉफ्टवेयर से बचाता है, हानिकारक वायरस वगैरह से बचाने का काम करता है। आगे जो हमारा है वो नेटवर्क सुरक्षा का महत्व क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। तो नेटवर्क सुरक्षा का पहला महत्व है वो है वित्तीय हानि से बचाव। साइबर हमले कंपनियों को करोड़ों का नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उनसे जो है इनका बचाव किया जाता है। दूसरा है विश्वसनीयता। सुरक्षित नेटवर्क ग्राहकों और यूजर्स वगैरह के बीच कंपनी की रेपुटेशन वगैरह को बनाए रखने का काम करती है। तीसरा हमारा जो है वो है बौद्धिक संपदा की सुरक्षा। रिसर्च और गोपनीय व्यावसायिक डेटा को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। चौथा है दोस्तों वो है राष्ट्रीय सुरक्षा, जिसमें सरकारी और रक्षा नेटवर्क की सुरक्षा राष्ट्रीय की अखंडता के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो ये हमारा था। निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि डेटा यानी नेटवर्क सुरक्षा कोई एक बार किए जाने वाला काम नहीं है, बल्कि एक नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ साथ हैकर्स के तरीके भी बदल रहे हैं, इसलिए नियमित सुरक्षा ऑडिट और कर्मचारियों की जागरूकता ही किसी नेटवर्क को पूरी तरह से सुरक्षित बना सकती है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 था। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों कि साइबर हमले को कम करने के उपायों यानी साइबर हमले को कम करने के प्रमुख उपायों का वर्णन कीजिए। यानी जो भी साइबर हमला वगैरह आजकल बढ़ रहा है, तो उन सभी को कम करने के कौन कौन से उपाय हैं वो वर्णन करना है। तो चलिए लिखेंगे। तो आंसर है कि वर्तमान डिजिटल युग में साइबर हमले किसी भी व्यक्तिगत, संगठन या फिर राष्ट्र के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन गए हैं। साइबर हमले का उद्देश्य डेटा चोरी करना, सिस्टम को बाधित करना, वित्तीय लाभ प्राप्त करना। इन खतरों का कम करने के लिए एक बहुस्तरीय सुरक्षा रणनीति आवश्यकता होती है, जिसमें तकनीक, प्रक्रिया और मानवीय सतर्कता वगैरह शामिल है। यानी कहने का मतलब ये है कि आज का जो डिजिटल युग है उसमें साइबर हमला बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें किसी व्यक्ति का, संगठन का या पूरे देश के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन चुका है, ये बन गया है। ठीक है, तो साइबर हमले का उद्देश्य होता है डेटा चोरी करना, सिस्टम वगैरह को बाधित करना, लाभ कमाना। तो ये सब के लिए एक बहुस्तरीय सुरक्षा रणनीति वगैरह की आवश्यकता होती है, अच्छी तकनीकें वगैरह की आवश्यकता होती है, प्रक्रिया वगैरह की और मानवीय सतर्कता वगैरह की ज़रूरत होती है। आगे देखेंगे तकनीकी सुरक्षा उपाय इसके क्या हैं, यानी जितने भी उपाय हैं वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, प्रमुख उपाय, जिसमें पहला उपाय है वो है तकनीकी सुरक्षा उपाय, जिसमें पहला हम लोग का आता है मजबूती प्रमाणीकरण यानी स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन।
केवल पासवर्ड सुरक्षा पर्याप्त नहीं है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू करना अनिवार्य है, जिसमें आप पासवर्ड भी रखें, आप फेस वगैरह वाला भी रखें, आप जो है फिंगर भी रखें, यानी 3-4 तरीका से आप रख सकते हैं। तो उसे ही बोलते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू करना अनिवार्य है। इसमें पासवर्ड के साथ मोबाइल OTP, बायोमेट्रिक्स या सुरक्षा टोकन वगैरह का उपयोग किया जाता है। तो ये मजबूत प्रमाणीकरण होना चाहिए। दूसरा है सॉफ्टवेयर पैचिंग या फिर इसको सॉफ्टवेयर पैचिंग या अपडेट। हैकर अक्सर सॉफ्टवेयर की कमियां का फ़ायदा उठाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर एप्लीकेशन को नियमित रूप से अपडेट करने से ये कमियां दूर हो जाती है। तो समय समय पर जो है अपडेट वगैरह करते रहना चाहिए अपने सिस्टम वगैरह को, ताकि बग वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि बग वगैरह का फ़ायदा उठाकर ही हैकर जो है हैक कर पाते हैं। तो CERT इन जैसी संस्था समय समय पर इसके लिए अलर्ट वगैरह भी जारी करती है। तीसरा हमारा दोस्तों वो है एंड टू एंड इनक्रिप्शन। तो संवेदनशील डाटा को संचार और भंडारण दोनों स्थितियों में इनक्रिप्ट किया जाना चाहिए, जिसमें डाटा चोरी होने पर हमलावर के लिए बेकार रहता है। यानी डाटा वगैरह चोरी भी हो जाए तो आपका डाटा सुरक्षित रहता है, क्योंकि डाटा में जो है पासवर्ड लगा रहता है, तो इनक्रिप्शन की होती है। तो ये फायदे हैं, ठीक है। फिर आगे चौथा हो गया उन्नत फायरवेल और एंटी मैलवेयर। तो नेटएक्स जनरेशन फायरवेल, जिसको NGFW और आधुनिक एंटी वायरलेस का उपयोग करके संदिग्ध गतिविधियों को पहचानने और उसे रोकने में मदद किया जा सकता है, मदद कर सकते हैं। तो ये था। आगे है दूसरा उपाय जो हमारा वो है प्रशासनिक और संगठनात्मक उपाय। तो नियमित डेटा बैकअप। तो रैनसमवेयर जैसे हमले से बचने के लिए प्रभावी तरीका डेटा को नियमित बैकअप लेना है। बैकअप की एक प्रति ऑफलाइन या फिर मुख्य नेटवर्क से अलग होनी चाहिए, ताकि संक्रमण वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो बैकअप के रूप में आपको जो है ऑफलाइन होना चाहिए, या फिर अलग डिवाइस या फिर अलग तरीके से उसे जो है सेव करके रखना चाहिए बैकअप के लिए। दूसरा हो गया न्यूनतम विशेषाधिकार का सिद्धांत। किसी भी कर्मचारी या फिर उपयोगकर्ता को केवल उतना ही एक्सेस देना चाहिए जितना उसके काम के लिए जरूरी हो। इससे यदि एक अकाउंट हैक होता है तो पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है, सिर्फ एक ही अकाउंट बर्बाद होता है। और अगर आप पूरा एक्सेस दे देते हैं तो पूरा का पूरा जो है सिस्टम ही, पूरा का पूरा संगठन का सिस्टम ही बर्बाद हो जाता है। आगे तीसरा है दोस्तों कि नेटवर्क सेगमेंट। तो बड़े नेटवर्क को छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए। यदि हमलावर नेटवर्क की एक हिस्से में घुस जाता है तो सेगमेंट उसे बाकी सिस्टम तक पहुंचने से रोकने का काम करती है। तो ये है कि छोटे छोटे हिस्सों में नेटवर्क को बांटना चाहिए, बड़े नेटवर्क को। तीसरा उपाय है वो हमारा दोस्तों मानवीय जागरूकता और शिक्षा, जिसमें साइबर हाइजीन ट्रेनिंग। तो कर्मचारियों को फिशिंग ईमेल, संदिग्ध लिंक और नकली वेबसाइटों की पहचान कराना सिखाना चाहिए। अधिकांश हमले किसी कर्मचारी द्वारा अनजाने पर किए जाने वाला एक गलत लिंक पर क्लिक करने के कारण ये सब जो है हैक वगैरह हो पाता है। तो ये सभी जो है प्रशिक्षण वगैरह देना चाहिए, सिखाना चाहिए। इसमें दूसरा हमारा हो गया वो है इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान, ठीक है, रिस्पॉन्स प्लान। प्रत्येक संगठन के पास हमला होने की स्थिति में एक लिखित योजना होनी चाहिए। उस समय कौन सा विभाग क्या कदम उठाएगा और सिस्टम को कैसे बहाल किया जाएगा, रिकवर वगैरह किया जाएगा। तो ये लिखित प्लान होना चाहिए हमेशा, कि जैसे ही कुछ वैसा हो तो आप कर सकते हैं। फिर आगे हमारा हो गया कानूनी और विनियामक ढांचा। तो साइबर हमले के जोखिम को कम करने के लिए बड़े कानून वगैरह का पालन करना आवश्यक होता है, जिसमें हो गया IT एक्ट 2000। भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम मुख्य कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जो कि है IT एक्ट 2000, ठीक है। फिर आगे है कि नियमित ऑडिट। संगठनों को बाहरी विशेषज्ञ द्वारा पेनल्टी सिस्टम और सिक्योरिटी ऑडिट करानी चाहिए, ताकि सिस्टम की कर्मचारियों का पहले से पता लगाया जा सके। तो ये सभी माध्यम से जो है ये सभी उपाय हैं आपका साइबर सुरक्षा, साइबर हमले से बचने का। निष्कर्ष देखा जाए तो लिखा है दोस्तों कि साइबर हमला को कम करने का एक नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है ये,
तकनीक कितनी भी उन्नति क्यों ना कर ले, यानी तकनीक टेक्नोलॉजी कितना ही आगे क्यों ना बढ़ जाए, जब तक उपयोगकर्ता जागरूक नहीं होंगे सुरक्षा अधूरी ही रहेगी। सतर्कता ही सुरक्षा है, यही साइबर सुरक्षा का मूल मंत्र है। एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिकों को मिलकर काम करना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, तभी जो है साइबर हमलों से बचा जा सकता है, उसे कम किया जा सकता है। तो ये था साइबर हमलों के रोकने के तरीके के बारे में। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 8वां देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। क्वेश्चन है दोस्तों कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इसकी विशेषताएं और इसके लाभ का वर्णन कीजिए। तो चलिए आंसर को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो आंसर है क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ होता है कंप्यूटिंग संस्थान, जैसे सर्वर हो गया, स्टोरेज हो गया, डेटाबेस हो गया, नेटवर्किंग हो गया, सॉफ्टवेयर वगैरह, इन सभी को नेटवर्क के माध्यम से ऑन डिमांड प्राप्त करना। इसमें आपको डेटा को अपने पर्सनल कंप्यूटर या फिर लोकल सर्वर पर रखने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि आप इंटरनेट पर स्थिति दुरुस्त सर्वर पर इसे रख सकते हैं। वही होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी क्लाउड में अपने जितने भी चीज़ हैं, जितने भी डाटा है, उसे जो है बैकअप के तौर पर रख सकते हैं, यानी मतलब वहाँ रख सकते हैं ताकि किसी तरह का से हमला वगैरह से बचा जा सके। तो ये है क्लाउड कंप्यूटिंग। इसे जो है पे एज यू गो मॉडल कहा गया है, क्योंकि इसमें आप केवल उन्हीं सेवाओं का भुगतान करते हैं जिसका आप उपयोग करते हैं, इसीलिए इसे कहा गया पे एज यू गो मॉडल। ठीक है, आगे देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो NIST यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी के अनुसार इसकी टोटल 5 प्रमुख विशेषताएं, आप ये सब नहीं लिखिएगा चलेगा, अब डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग की 5 प्रमुख विशेषताएं हैं, उसके बाद आप ये सब लिख दीजिएगा। जिसमें पहला हो गया ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, उपयोगकर्ता जब चाहे अपनी ज़रूरत के हिसाब से सर्वर, समय या फिर नेटवर्क स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए उसे सेवा प्रदाता से बार बार बात करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हो गया पहला कि ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। फिर दूसरा है दोस्तों व्यापक नेटवर्क एक्सेस, क्लाउड सेवाओं को किसी भी मानक उपकरण जैसे कि स्मार्टफोन या फिर टैबलेट या लैपटॉप वगैरह और इंटरनेट के माध्यम से कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है क्लाउड पर। फिर है रिसोर्स पूलिंग, प्रदाता के भौतिक और आभासी संसाधनों को कई उपयोगकर्ताओं के बीच उनकी मांग के अनुसार शेयर भी किया जा सकता है। तो ये हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग है। आगे देखा जाए तीव्र लचीलापन, संसाधनों की मांग के अनुसार बहुत तेजी से घटाया या बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर लिया जाए तो किसी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ते ही वह ऑटोमेटिक अपनी क्षमता बढ़ा सकती है। ठीक है, मापी गई सेवा, तो क्लाउड सिस्टम संसाधनों के उपयोग की सटीक निगरानी करता है जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और बिलिंग उपयोगिता वगैरह पर जो है आधार पर ये होती है। तो ये सभी जो है हमारा वो क्या था, तो ये सभी था क्लाउड कंप्यूटिंग की प्रमुख विशेषताएं। आगे देखेंगे दोस्तों कि क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ क्या हैं, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग के कौन कौन से लाभ हैं। जिसमें पहला हमारा हो गया लागत में बचत, यानी कंपनियों को, यानी जितने भी संगठन या फिर कंपनियों को अपना डेटा सेंटर बनाने और महंगे हार्डवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे शुरुआती निवेश बहुत ही कम भी होता है, यानी कम लागत में ये आपका सुरक्षित चीज़ हो जाता है। फिर है उच्च गति, नई कंप्यूटिंग सेवाओं को कुछ ही मिनटों में सक्रिय किया जा सकता है और जितने भी पुराने डाटा हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से वापस लाया जा सकता है। इसका देखा जाए वैश्विक पहुँच, तो क्लाउड प्रदाता दुनिया भर में फैले होते हैं, जिससे आप अपना डाटा अपने ग्राहकों के भौगोलिक क्षेत्र के पास रख सकते हैं। तो ये वैश्विक पहुंच भी करवाती है। आगे दोस्तों विश्वसनीयता, क्लाउड प्रदाता डेटा के बैकअप कई जगहों पर रखते हैं जिससे सिस्टम क्रैश होने पर डेटा सुरक्षित भी रहता है और विश्वास वगैरह भी बना रहता है, यानी सुरक्षित आपका डाटा रहता है। सुरक्षा देखा जाए दोस्तों तो अमेजॉन, AWS और माइक्रोसॉफ्ट एजूर जैसे प्रदाता उन्नत सुरक्षा प्रोटोकॉल और एन्क्रिप्शन का उपयोग करते हैं जो एक सामान्य ऑफिस नेटवर्क से कई ज़्यादा सुरक्षित होती है। तो ये सभी आपका है। आगे देखा जाए दोस्तों कि क्लाउड
सर्विस मॉडल, जिसमें आपका आता है IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इसमें आपको वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, नेटवर्क वगैरह इसमें मिलते हैं। जो जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं गूगल कंप्यूट इंजन। फिर है PaaS यानी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, यह डेवलपर्स को ऐप बनाने के लिए मंच प्रदान करने का काम करता है। फिर आगे हमारा हो गया SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, तो इसमें आप सीधे इंटरनेट के माध्यम से सॉफ्टवेयर वगैरह का उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर गूगल ड्राइव हो गया, जीमेल हो गया, सॉफ्टवेयर ऑफिस हो गया, ये सभी चीज़ें। आगे जो हमारा है दोस्तों वो है क्लाउड डिप्लोमेट मॉडल, जिसमें पहला हो जाता है पब्लिक क्लाउड जो आम जनता के लिए उपलब्ध होते हैं। फिर है प्राइवेट क्लाउड जो किसी विशेष संस्था वगैरह के लिए जो है होते हैं। फिर है हाइब्रिड क्लाउड यानी इसमें ना ही पब्लिक के लिए होता है ना ही प्राइवेट, यानी इसमें दोनों का मिश्रण होता है, दोनों का गुण होता है, इसलिए ये होता है हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है, निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि क्लाउड कंप्यूटिंग ने IT के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी है। इससे न केवल व्यवसायों के लिए तकनीक को रास्ता बनाया है बल्कि आम नागरिकों के लिए भी एनीवेयर एंटी टाइम यानी एंटी टाइम डेटा एक्सेस का भी संभव बना पाया है। भविष्य की तकनीक जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI वगैरह और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT पूरी तरह से क्लाउड की शक्ति पर ही निर्भर होती है। तो ये सभी हमारा था क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो ये हमने जो है दोस्तों आपका माइनर जो सब्जेक्ट है साइबर डिफेंस, उसमें 8 ही प्रश्न लिए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। बस यही 8 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, आप बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास भी होइएगा, आप अच्छे से लिख भी पाइएगा। तो यही वीडियो था, हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक कर देना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना है, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो दोस्तों तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इसका ऑब्जेक्टिव भी आपको करवाया दिया जाएगा बहुत ही जल्द। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।